Hello students, welcome back to your favorite channel once again. And this is another episode of Heights and Distance. हमने हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में पहले काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी सम मोर क्वेश्चंस, और इसमें मैंने कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस लाने की कोशिश की है. ठीक है, टिल नाउ वी हैव कंसिडर्ड observer to be a point object. ठीक है, but in this question, or you can say in coming one or two questions, we cannot consider observer to be a point object. ठीक है, हमें observer की हाइट दी है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि observer की भी कुछ ना कुछ हाइट कंसिडर करनी पड़ेगी. ओके, सो लेट्स गो अहेड and I hope you like the previous videos. ठीक है, so let's go ahead. So first question is, a boy 1.6 meter tall is 20 meters away from the tower and observes the angle of elevation of the top of the tower to be 60 degrees. So find the height of the tower. So as usual हम लोग पहले इसका एक फिगर ड्रॉ करते हैं. ठीक है, so there is a boy who is 1.6 meters tall, so we cannot consider him as a point object, and he is standing 20 meters away from the tower. तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक ग्राउंड बना देता हूँ. ये ग्राउंड हो गया. ठीक है, और ये हो गया टावर, राइट, एंड देयर इज अ बॉय हु इज़ 1.6 मीटर्स टॉल. तो अब मैं हर बार की तरह यहाँ पे बॉय को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं कर सकता हूँ. ठीक है, सो मैं ये एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ विच इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट अ बॉय. दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द बॉय. ठीक है, एंड दिस बॉय इज़ 1.6 मीटर्स. ठीक है, दिस बॉय इज़ 1.6 मीटर्स टॉल. ओके, और ये है टावर. तो एक काम करते हैं, टावर को ए बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं और बॉय को सी डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस इज अ बॉय हुज हाइट इज़ गिवन. सो इन दिस क्वेश्चन वी कैन नॉट कंसिडर द बॉय और एन ऑब्जर्वर टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. अब मान लो कि ये टावर की तरफ देख रहा है, तो ये उसकी नॉर्मल हॉरिजॉन्टल विजन हो गई. ठीक है, अब he observes the angle of elevation of the top of the tower to be 60 degrees. So this is the top point of the tower. ठीक है, तो अब ये बॉय इसकी आंखें यहाँ पर हैं. ठीक है, अब ये बॉय अगर इस टावर के टॉप को देखना चाहेगा, so this will become the line of sight. This will become the line of sight, and according to the concept of angle of elevation, this becomes the angle of elevation. ठीक है, so the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degrees. So he observes the angle of elevation to be 60 degrees. सो नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. अब देखो ध्यान से, ए बी जो है वो टावर है. ठीक है, तो ए बी टावर है. काम करते हैं, इसको हम ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है, तो हाइट ऑफ टावर इज़ नथिंग बट, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो हाइट ऑफ टावर है क्या? हाइट ऑफ टावर इज़ नथिंग बट दिस ए ई प्लस ई बी. ठीक है, हाइट ऑफ द टावर इज़ ए ई प्लस ई बी, राइट, बिकॉज ए बी completely represents the tower. So height हो गई ए बी विच कैन बी रिटन एज ए ई प्लस ई बी. ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, राइट, जैसे 90 सब 90 है, ये सब 90 है. ठीक है, तो अगर ये 1.6 मीटर्स है तो ऑब्वियस सी बात है ये ई बी भी 1.6 मीटर्स होगा. ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है. ओके, और एक और भी चीज़ दिया है, अ बॉय who is 1.6 meter tall is 20 meters away. He is 20 meters away from the tower. यानी कि ये टावर से 20 मीटर्स के डिस्टेंस पे है. यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 20 मीटर्स है. टावर से बॉय के डिस्टेंस जो दी है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो है 20 मीटर्स. ठीक है, तो अब अगर ये 20 है तो ऑब्वियस सी बात है सी ई भी 20 हो जाएगा. आई होप सबको पता है क्यों होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. अब देखो हमें करना क्या है, इफ़ यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो मुझे ए ई ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज ई बी तो हमें ऑलरेडी पता है. तो ई बी और ए को ऐड करना है. तो ए ई के लिए डोंट यू थिंक वी हैव टू कंसिडर दिस ट्राइंगल. दिस इज अगेन राइट एंगल ट्राइंगल. सो ये ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, ये एंगल 60 दिया हुआ है. ठीक है, एडजेसेंट साइड दिया हुआ है और अपोजिट साइड हमें निकालना है, यानी कहीं ना कहीं हम tan लगा सकते हैं. आर यू ऑल गेटिंग? सो पहले लिख दो, इन ट्राइंगल ए ई सी I can write tan 60, tan of 60 degrees is equal to opposite यानी perpendicular upon adjacent, right? So I can write AE upon CE मतलब 20. Okay, tan 60 सबको पता होना चाहिए, √3
इज इक्वल टू ए ई अपॉन 20। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए ई की वैल्यू क्या मिलेगी, ए ई इज इक्वल टू 20√3। आर यू ऑल गेटिंग? सो दिस कैन बी रिटन एज 20 इंटू 1.732। आई होप सबको क्लियर हो रहा है क्या ये, राइट? तो देखो अभी हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो। देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू 20 इंटू 1.732 कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 4, 6, 7 2 14, 1 2 1 3 और एक और 0 ऐड कर दो। एंड हाउ मेनी डेसिमल प्लेस 1 2 3। सो वी आर गेटिंग 34.64, राइट? ए ई जो हमें मिला वो कितना मिला, 34.64 मीटर्स। आर यू ऑल गेटिंग? अब देखो हमें क्या है, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है ए बी, जो कि हमने लिखा है ए ई प्लस ई बी। तो फाइनली हम लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, फाइनली हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू ए ई प्लस ई बी। ए ई अभी हमने कैलकुलेट किया 34.64 प्लस ई बी हमें ऑलरेडी पता है 1.6। जब ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा, विल बी गेटिंग हाउ मच, अगर 1.6 को ऐड करो तो ये 0 हो गया है, 1.6 तो 40, ये 4 हो गया, ठीक है। देन 6 प्लस 6 ये 12 हो गया, ठीक है। फिर 1 इज़ कैरिड तो 4 प्लस 1 5 एंड 1 6 हो गया एंड 3 ऑलरेडी। सो 36.24 meters is the final answer and this is the height of the tower. होपफुली सबको समझ में आ गया। सो इट्स लाइक क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डिंग आपको प्रॉपर फिगर बनानी है, ठीक है। सो द ओनली डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन वॉज दैट ऑब्जर्वर को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं कर सकते हैं, वी विल हैव टू कंसिडर द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर ऑल्सो। ओके, सो होपफुली समझ में आ गया। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। A man stands 9 meters away from a flagpole and he observes the angle of elevation of the top of the pole is 28 degrees and the angle of depression of the pole, angle of depression of bottom, आप जरा ऐड कर लीजिए, depression of bottom of pole is 13 degrees, ठीक है। So calculate the height of the pole। तो देखो मैं बोला कि आज के जो पहले एक दो क्वेश्चन रहेंगे उसमें ये है डैट वी कैन नॉट कंसिडर ऑब्जर्वर टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइक व्हाट वी हैड कंसिडर्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चंस, ठीक है, जो हमने प्रीवियस वीडियोस किए हैं उसमें हमने हमेशा ऑब्जर्वर को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में भी हम नहीं कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक ग्राउंड ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, दिस इज हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सरफेस, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सही, और ये एक फ्लैग पोल है, ठीक है, दिस इज अ फ्लैग पोल विच इज़ स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ये फ्लैग पोल है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है इसमें, थोड़ा इसको और मैं बड़ा कर देता हूँ, लाइक अ फ्लैग पोल, ठीक है। तो मान लो ये ए बी जो है ये फ्लैग पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कुछ फ्लैग पोल ऐसे टेढ़ा हो गया बट आप उसको स्ट्रेट समझना, ठीक है। नाउ अ मैन स्टैंड्स 9 meters अवे फ्रॉम अ फ्लैग पोल। सी अब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लेट्स से कि ये मैन है यहाँ पे, ठीक है, और हमने हर जगह मैन को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह लिया, ठीक है। तो अब अगर ये मैन इज स्टैंडिंग कितना 9 meters अवे फ्रॉम फ्लैग पोल, लेट्स से कि ये 9 meters फ्लैग पोल से खड़ा है, 9 meters के डिस्टेंस पे। अब क्या बोल रहा है, ही ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 28। तो इसकी नॉर्मल हॉरिजॉन्टल विजन तो ये है, राइट, अलोंग दिस लाइन। अब उसको फ्लैग पोल के टॉप को अगर देखनी है तो ऑब्वियस सी बात है ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूँ, ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। तो देयर विल बी सम एंगल ऑफ एलिवेशन, नो डाउट। लेकिन एक और भी चीज़ लिखा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द पोल इज 13 degrees। अब मान लो ये उसकी लाइन ऑफ साइट है और ये तो बॉटम ऑफ द पोल है, राइट, पोल की बॉटम, सॉरी फ्लैग पोल की बॉटम पार्ट यही है ना। आई मीन सी, अगर ये लाइन ऑफ साइट है, अगर बॉटम को देखनी है तो यही लाइन ऑफ साइट होगा, ठीक है, और नॉर्मल हॉरिजॉन्टल विजन भी यही होगा। तो इस लाइन, ये दोनों, ये लाइन हॉरिजॉन्टल विजन और लाइन ऑफ साइट अगर बॉटम को देखनी है तो दोनों के बीच में कुछ एंगल है ही नहीं, यानी देयर इज़ नो एंगल ऑफ डिप्रेशन एज सच। कब, अगर मैं इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करूँ।
That means I will have to consider this man has got some height, यानी कि यहाँ पर मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकता हूँ. तो ये मैंने सी डी जो लिया है, दिस रिप्रेजेंट्स द मैन. आर यू ऑल गेटिंग? अब देखो कहानी उल्टी हो जाएगी. अब ये जो है इसकी नॉर्मल हॉरिजॉन्टल विजन होगी. दिस इज गोइंग टू बी हिज नॉर्मल हॉरिजॉन्टल विजन. अब देखो अगर फ्लैग पोल के टॉप को देखना है तो दिस बिकम्स द लाइन ऑफ साइट, ठीक है. एंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस हॉरिजॉन्टल विजन, ये लाइन ऑफ साइट है, इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन. सो नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 28. तो ये हो गया 28 डिग्रीज. अब देखो यही ऑब्जर्वर अब यहाँ से क्या करेगा, बॉटम को देखनी है, ठीक है. सो ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइट. अगर ये उसकी लाइन ऑफ साइट है, इफ़ दिस ऑब्जर्वर वांट्स टू सी द बॉटम ऑफ द फ्लैग पोल, एंड इस हॉरिजॉन्टल विजन के रेस्पेक्ट में ये इतने एंगल से नीचे चला गया जो कि क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन. सो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 13 डिग्रीज. तो ये आपका हो गया फिगर कंप्लीट. सो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या थी, दैट ऑब्जर्वर को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं. एंड दैट्स द रीजन आई टुक दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. ये हमें ए बी ढूंढना है, ठीक है. इसको मैं ई से इस पॉइंट को मार्क कर देता हूँ. तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड व्हाट इज ए बी, ठीक है. सो हाइट ऑफ पोल दैट इज ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई बी, राइट. ए ई प्लस ई बी यानी कि पहले हमें ए ई ढूंढना पड़ेगा. सी वी विल कंसिडर दिस ट्राइंगल ए ई सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है. तो ए ई सी में हम क्या करेंगे, ये वाला साइड ढूंढ लेंगे ए ई. फिर हम लोग वी विल टेक ट्राइंगल ई बी सी, ये जो ट्राइंगल लेंगे तो उसमें हम ये वाला साइड ढूंढ लेंगे विच इज़ ई बी. ओके, अब देखो एक और चीज़, ये एक कंप्लीट रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है. तो अगर ये 9 मीटर्स है तो ऑब्वियस सी बात है सी ई भी 9 मीटर्स हो जाएगा. तो इसको मैं 9 मीटर्स लिख देता हूँ, ठीक है. अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व, काफ़ी इजी हो गया, ठीक है. तो एक एक करके ट्राइंगल आप कंसीडर कर लीजिए. सो दिस कंप्लीट्स द फिगर. नाउ लेट्स गो फॉर द सॉल्यूशन. ओके, सो एक काम करता हूँ, पहले मैं ट्राइंगल ए ई सी लेता हूँ. सो इन ट्राइंगल ए ई सी क्या मिल रहा है मुझे, सी ये एंगल दिया हुआ है, ये एडजेसेंट साइड दिया हुआ है विच इज़ 9, और ऑपोजिट मुझे निकालना है. तो ऑब्वियस सी बात है मैं tan रिलेशन लगाऊंगा. सो इन ए ई सी tan 28 डिग्रीज इज इक्वल टू ऑपोजिट यानी ए ई अपॉन एडजेसेंट विच इज सी ई जो कि 9 दिया हुआ है. होपफुली सब समझ में आ रहा है. अब देखो ये tan 28 जो है वो स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं. तो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला है कि आपको टेबल देखने आने चाहिए. सो जब आप टेबल चेक करेंगे तो आपको tan 28 की जो वैल्यू मिलेगी वो कितना होगा भाई, 0.53. मैंने 2 डेसिमल प्लेस तक लिया है, ठीक है. तो जब आप tan 28 चेक करेंगे तो आपको मिलेगा 0.53 एंड दैट इज इक्वल टू ए ई अपॉन कितना 9. देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू 9 इंटू 0.53. सो ए ई इज इक्वल टू 9 3 जा 27, 2 9 5 जा 45 एंड 2 47, ठीक है. तो आपको मिला 4.77 मीटर्स. आर यू गेटिंग? तो हमें ए ई मिल चुका है. वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ ए ई, ठीक है. तो ए ई वी हैव गॉट. सिमिलरली ये ट्राइंगल लेंगे और इसमें हम ई बी कैलकुलेट कर लेंगे. समझ में आ रहा है? तो अब क्या होगा, सही. नाउ वी विल टेक ट्राइंगल इन ट्राइंगल ई बी सी. इन ट्राइंगल ई बी सी अब हम देखो ये एंगल में पता है 13. ये ट्राइंगल में ध्यान से देखो, इस एंगल के ऑपोजिट में ये साइड है, ठीक है, और इस एंगल का एडजेसेंट साइड ये है. तो फिर से हमें tan रिलेशन लगानी पड़ेगी. सो tan ऑफ 13 इज इक्वल टू ई बी. अपोजिट साइड क्या है, ई बी अपॉन एडजेसेंट साइड क्या है, सी ई जो कि 9 है, ठीक है. फिर से मैं जब टेबल चेक करूँगा तो मुझे tan 13 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.23, ठीक है. एंड दिस इज इक्वल टू ई बी अपॉन 9. देयरफॉर ई बी इज इक्वल टू 9 इंटू 0.23, ओके, विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, विच इज इक्वल टू 9 3 27, 2
9 टू ज़ा 18 एंड 2 20, सो 2.07 मीटर्स। ये हमें क्या मिल गया, ये हमें ई बी की वैल्यू मिल गई। आई होप सबको समझ में आ रहा है। तो देखो हमें हाइट ऑफ द फ्लैग पोल निकालना था विच इज़ ए ई प्लस ई बी। हमने ए ई कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, हमने ई बी भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। देयरफॉर आई कैन से दैट height of pole height of pole height of pole is equal to AE plus EB, ठीक है, and that we have calculated as 4.77 AB AE हमें मिला है प्लस EB कितना मिला है 2.07। so when we add it how much we will get 7 7 14 हो गया, then 1 then 7 8 हो गया एंड 4 प्लस 2 6 हो गया। तो 6.84 मीटर इज़ द फाइनल आंसर। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अ पॉइंट 36 meters above the surface of the lake, the angle of elevation of the bird is observed to be 30 degrees and the angle of depression of its image in water of a lake is observed to be 60 degrees. So find the actual height of the bird above the lake surface. So ये क्वेश्चन तो देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ द फिगर प्रॉपरली, ठीक है। तो हम फिगर ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, ठीक। तो फ्रॉम अ पॉइंट विच इज़ 36 meters अबव द सरफेस ऑफ द लेक। तो एक काम करते हैं, पहले मैं एक लेक बनाता हूँ, ठीक है। सी दिस इज़ द लेक सरफेस। मान लो कि ये जो है आपका लेक सरफेस है, ठीक है, ये लेक है, ये मान लो इधर वाटर इज़ देयर, ठीक है, दिस इज़ द सरफेस ऑफ द लेक। ये लेक सरफेस हो गया आपका, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट विच इज़ 36 meter अबव द सरफेस ऑफ लेक। तो ये मान लो लेक सरफेस हो गया। तो एक मैं पॉइंट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, ठीक है, ये मान लो एक पॉइंट है जहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है। सो फ्रॉम दिस पॉइंट व्हाट इज़ हैपनिंग विच इज़ 36 meters अबव द सरफेस ऑफ लेक। तो एक काम करते हैं, इसको पहले मैं 36 meters लेवल कर देता हूँ। दिस इज़ 36 meters, ठीक है। सो दिस इज़ अ पॉइंट which is 36 meters above the lake surface. So what is happening from here? The angle of elevation of the bird is observed to be 30 degrees. यानी कि यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, और वो कोई बर्ड को देख रहा है। लेट्स से कि ये जो है बर्ड की पोजीशन है। लेट्स से दिस इज द पोजीशन ऑफ द बर्ड, ये बर्ड है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर जब इस बर्ड को देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज़ फाउंड टू बी 30 degrees, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मान लो ये ऑब्जर्वर इधर देख रहा है, तो ये है उसकी नॉर्मल हॉरिजॉन्टल विजन, राइट। अब अगर ये बर्ड को देखना चाहता है तो दिस बिकम्स द लाइन ऑफ साइट, दिस बिकम्स द लाइन ऑफ साइट एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया क्या हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दिस इज़ फाउंड टू बी 30 degrees। सो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हो गया 30 degrees। तो आई थिंक क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ऑफ द फिगर इज़ रेडी। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स इमेज इन वाटर, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स इमेज इन वाटर। अब कहने का मतलब ये है कि ये तो ओरिजिनल बर्ड है, ठीक है, तो और ये पूरा लेक सरफेस है, पानी है अंदर में, ठीक है, तो इसकी इमेज कहीं ना कहीं वाटर के अंदर बनेगी, ठीक है, पर कहाँ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इसकी इमेज बनेगी, ठीक है। तो इसको अगर मैं वाटर सरफेस को अगर मैं मिरर इमेजिन करूँ, ठीक है, आप लोगों ने 9th में फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन। तो आपने पढ़ा है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मान लो ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्टेंस होती है मिरर से, उसकी इमेज भी मिरर से उतनी ही डिस्टेंस से बनती है। आर यू गेटिंग? इसकी ये ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्टेंस है मिरर से उसकी इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पे बनती है। ये तो आप लोगों को पता होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी इमेज बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इसकी इमेज जो बनेगी वो मान लो यहाँ पे बनेगी, ठीक है। लेट्स से दिस इज़ द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द बर्ड, ये इमेज है, समझ में आ रहा है। तो ये डिस्टेंस कहाँ से, मिरर से जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मैं थोड़ा परपेंडिकुलर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो डिस्टेंस है ना, कहाँ से, लेक सरफेस से, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है क्या, इमेज की, कहाँ से, लेक सरफेस से, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये तो 36 है, तो ये भी 36 हो जाएगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसको लेवल करता हूँ, ए
बी सी डी, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ ई और इसको मैं कर देता हूँ एफ। ओके, तो अब क्वेश्चन क्या बोलता है, अब ऑब्जर्वर जो है इसके इमेज को देख रहा है। इमेज फॉर्मेशन तो आई होप क्लियर है, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट है ये लेग सरफेस है जो मिरर की तरह काम कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्टेंस होगी मिरर से, यानी कि लेग सरफेस है, इसकी इमेज जो वाटर में बन रही है उसकी भी डिस्टेंस उतनी ही होगी, यानी कि ये डिस्टेंस ए से लेकर सी तक और सी से लेकर डी तक डिस्टेंस सेम होगा। लेकिन अब आगे क्या बोलता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स इमेज इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्रीज। अब अगर ये ऑब्जर्वर है और इमेज को देखना चाहता है, ठीक है, तो पहले तो हम एक बार लाइन ऑफ साइट को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसकी लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगी, दिस बिकम्स द लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ये इसकी नॉर्मल हॉरिजॉन्टल विजन है, अगर इमेज को देखना चाहता है तो ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। तो इस हॉरिजॉन्टल विजन के रेस्पेक्ट में ये लाइन ऑफ साइट जो एंगल बना रहा है उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। सो दिस इज गिवन टू बी हाउ मच, 60 डिग्रीज। होपफुली द फिगर इज क्लियर। सो अब हमें बोल रहा है फाइंड द एक्चुअल हाइट ऑफ द बर्ड अबव द लेग सरफेस। सो लेग सरफेस से बर्ड की एक्चुअल हाइट क्या है, तो ऑब्वियसली द एक्चुअल हाइट इज ए टू सी। आर यू गेटिंग? तो हमें ये चीज़ फाइंड करना है। सो हाउ टू प्रोसीड, सो दिस इज द कंप्लीट फिगर, ये कंप्लीट फिगर हो गया। अब आप इसको सॉल्व करना है। तो देखो हमें तो पता है कि ये 36 है तो ये भी 36 हो गया, राइट। और ये डिस्टेंस हमें नहीं पता है h, इसको मैं काम करता हूँ x ले लेता हूँ। दिस डिस्टेंस आई एम टेकिंग एज x, यानी कि ए बी को मैं x लेता हूँ, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो तो बर्ड की एक्चुअल हाइट जो है लेग सरफेस से कितनी हो गई, 36 + x। तो एज आई टोल्ड यू, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस होगा। तो ये डिस्टेंस यानी कि C to D जो है वो भी हो जाएगी 36 + x। आर यू ऑल गेटिंग? दिस इज 36 + x, सो दिस विल ऑल्सो बी 36 + x। होपफुली इट्स क्लियर। नाउ सी वी कैन सी टू ट्राइंगल्स गेटिंग फॉर्म। पहला कौन सा है, ट्राइंगल ABE, और दूसरा है ट्राइंगल EBD, ठीक है। ये 90 है और ये भी 90 है। सो एज वी ऑलवेज लुक फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, तो एक काम करता हूँ मैं पहले ये वाले ट्राइंगल को कंसिडर करता हूँ विच इज़ ट्राइंगल EBD, ठीक है। और ये एंगल 60 डिग्रीज मुझे पता है, तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये एडजेसेंट साइड है और इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये जो है ऑपोजिट साइड है। तो आई कैन ऑलवेज यूज द रिलेशन tan विच इज़ ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। होपफुली सबको क्लियर है। तो एक काम करते हैं, पहले हम ट्राइंगल EBD को कंसिडर करते हैं। तो इन ट्राइंगल EBD, इन ट्राइंगल EBD एज आई टोल्ड यू ये एंगल है, इसके अपोजिट में ये साइड है और एडजेसेंट साइड ये है। सो मैं tan 60 लगाता हूँ। सो tan 60 डिग्रीज विल बी इक्वल टू हाउ मच, ऑपोजिट। ऑपोजिट ध्यान दो कितना हो गया, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, यानी कि 36 + 36 + x। तो 36 + 36 हो गया 72, यानी कि एंटायर डिस्टेंस जो है वो हो गया 72 + x। आर यू ऑल गेटिंग? ये जो पूरी डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 72 + x। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ओके, तो अपोजिट साइड जो है इस ट्राइंगल में ये हो गया 72 + x और एडजेसेंट साइड हमें ढूंढना है। सो tan 60 इज अपोजिट, यानी कि 72 + x अपॉन एडजेसेंट हमें नहीं पता है, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसको मैं फिलहाल EB लिख देता हूँ। इज इट क्लियर? tan 60 का वैल्यू सबको पता होना चाहिए कितना है। सो tan 60 जो होता है वो होता है √3। सो √3 इज इक्वल टू 72 + x अपॉन EB। तो इससे हमें EB मिल गया। देयरफॉर आई कैन से दैट EB इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 × EB इज इक्वल टू दिस। सो EB विल बिकम 72 + x, राइट। 72 + x डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया EB की वैल्यू। इज इट क्लियर? तो अब देखते हैं, EB तो हमें पता चल गया, EB इज 72 + x √3। अब हम दूसरा ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, ये वाला ABE। सो नाउ वी विल कंसिडर ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABE, ठीक है। देखो ये एंगल हमें पता है और इसके रिस्पेक्ट में ऑपोजिट पता है, और अभी हमने एडजेसेंट भी कैलकुलेट किया है विच इज़ EB। तो कैन वी यूज द रिलेशन tan थीटा वंस अगेन। सो आई विल राइट tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू ऑपोजिट मतलब x अपॉन एडजेसेंट मतलब EB, मतलब ये चीज़ जो हमने अभी कैलकुलेट किया, यानी कि 72 + x डिवाइडेड बाई √3।
Alright, now we know what is the value of tan 30. So tan 30 is 1 upon root 3 and this is equal to, ये root 3 ऊपर चला जाएगा, so root 3 into x upon 72 plus x. I hope this is clear to everybody. ठीक है, तो अब हम इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, यानी कि 3x, ठीक है, इज इक्वल टू 72 प्लस एक्स. ठीक है, इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 3x ये माइनस एक्स हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 72. राइट, देयरफॉर हमें x का वैल्यू मिल गया कितना, 72 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 36 मीटर्स. होपफुली सबको क्लियर हो गया. तो देखो हमें x की वैल्यू मिल गई, समझ में आ रहा है, और हमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द एक्चुअल हाइट ऑफ द बर्ड अबव द लेक सरफेस. सो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना, यही है एक्चुअल हाइट ऑफ द बर्ड अबव द लेक सरफेस. ये लेक सरफेस है, तो लेक सरफेस से कितना ऊपर है, सो दैट एक्चुअल हाइट इज 36 प्लस एक्स. आर यू ऑल गेटिंग? एक्चुअल हाइट ऑफ द बर्ड इज नथिंग बट AC विच इज़ 36 प्लस एक्स, और x अभी हमने कैलकुलेट कर लिया. आर यू ऑल गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल हाइट ऑफ बर्ड will be how much, actual height of bird is AC and AC is nothing but AB plus BC is equal to AC. ठीक है, and this is equal to how much, AB plus BC, AB plus BC. is this clear? AB हमें पता है, अभी कैलकुलेट किया x which is 36 और BC तो हमें पहले से ही पता है 36. so this is equal to 30, so this is equal to 36 प्लस 36 विच इज़ इक्वल टू 72 मीटर्स. समझ में आया? सो एक्चुअल हाइट ऑफ द बर्ड जो है विच इज़ हाउ मच, 72 मीटर्स. सो वी कैन वेरी वेल सी, अगर आपको फिगर ड्रॉ करना आता है अच्छे से तो एवरीथिंग इज़ वेरी इजी. ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज़ वीडियो. ओके, सो मैंने इसको लास्ट में इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये प्रूविंग है. ठीक है, और जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूँ दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आई डोंट नो व्हाई दे फाइंड प्रूविंग क्वेश्चंस सो डिफिकल्ट. सो लेट्स सी हाउ इजी इट इज़. तो इसमें क्या है, हाइट्स एंड डिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली बात है आपको सबसे पहले फिगर ड्रॉ करनी आनी चाहिए. ठीक है, सो लेट्स सी. अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन and it is surmounted by a vertical flagstaff of height h meters. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom of the flagstaff is alpha and that of the top of the flagstaff is beta. So prove that the height of the tower is this. तो ये एक एक लाइन पढ़ो एंड अपना फिगर ड्रॉ करना शुरू करो. ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले एक ये ग्राउंड बना दिया. ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये ग्राउंड हो गया. ठीक है, और ये जो है मैंने बना दिया टावर. ठीक है, दिस इज़ अ वर्टिकल टावर विच इज़ स्टैंडिंग ऑन दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो वर्टिकल टावर को थोड़ा सा मैं और शेड कर देता हूँ ऐसे. ठीक है, ये मान लो वर्टिकल टावर हो गया. ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, इट इज़ सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैगस्टैफ ऑफ हाइट h मीटर्स. सरमाउंटेड मतलब हो गया कि इस टावर के ऊपर एक फ्लैगस्टैफ ऐसे झंडा लगा हुआ है. ठीक है, तो एक काम करता हूँ, उसको मैं डिफरेंट कलर से प्रेजेंट करता हूँ, यानी कि इस टावर के ऊपर जो फ्लैगस्टैफ है वो कुछ ऐसा है. ये देखो, ये जो डिफरेंट कलर जो आपको पिंक में दिख रहा है ये फ्लैगस्टैफ हो गया. इज इट क्लियर? यानी कि ये हो गया टावर विच इज़ वर्टिकली स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड टावर के ऊपर एक फ्लैगस्टैफ है. इज इट क्लियर? तो अब देखिए क्या बोल रहा है, और एक और भी चीज़, वर्टिकल फ्लैगस्टैफ ऑफ हाइट h मीटर्स. ये जो फ्लैगस्टैफ की हाइट है ना वो h दी हुई है, h मीटर्स. इज दिस क्लियर? एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, कोई ये प्लेन है अपना, इसमें से यहाँ इसमें कहीं भी एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है P. ठीक है, सो एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैगस्टैफ इज अल्फा. यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है और फ्लैगस्टैफ को देख रहा है. ठीक है, तो उसके टॉप को भी देख सकता है, उसके बॉटम को भी देख सकता है. तो अगर ये ऑब्जर्वर, ये उसकी नॉर्मल हॉरिजॉन्टल विजन है, अगर उसके बॉटम को देखना चाहेगा तो दिस विल बिकम द लाइन ऑफ साइट. देखो ये उसका बॉटम पार्ट है, तो बॉटम को देगा तो ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगा. तो ये हो गया उसका एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज़ गिवन एज अल्फा. तो ये एंगल हमें अल्फा दिया हुआ है. ठीक है, एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैगस्टैफ इज बीटा.
अगर यही ऑब्जर्वर अगर फ्लैगस्टेफ के टॉप को देखना चाहेगा, इस पॉइंट को, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो है लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, दिस बिकम्स द लाइन ऑफ साइट, ठीक है। एंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस हॉरिजॉन्टल विजन, ये हो गया लाइन ऑफ साइट, यानी ये जो है ना, ये एंगल, दिस वन, दिस एंगल बिकम्स एंगल ऑफ एलिवेशन, और वो हमें दिया हुआ है कितना, बीटा। आर यू ऑल गेटिंग? ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। फ्रॉम अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इट इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टेप ऑफ हाइट h मीटर। तो वर्टिकल टावर स्टैंडिंग ऑन द प्लेन और एक फ्लैग स्टेप उसके ऊपर वर्टिकली रखा हुआ है जिसकी हाइट है h मीटर्स। एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड या प्लेन, सो ये पॉइंट है ग्राउंड या प्लेन पे, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टेप, बॉटम की ये लाइन ऑफ साइट है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम के लिए अल्फा हो गया। और टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप, अगर टॉप को देखना चाहेगा तो ये लाइन ऑफ साइट है, तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये एंगल जो है बीटा, वो हो गई एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर इज दिस, हमें प्रूफ करना है कि टावर की हाइट जो है विल बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। आर यू गेटिंग? तो एक काम करता हूँ, मैं सबको लेवल कर देता हूँ, ये पॉइंट को मैं ए दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी नाम कर देता हूँ, इस पॉइंट को मैं सी कर देता हूँ, और ये तो ऑलरेडी पी मार्क्ड है, ओके। तो हमें करना क्या है, प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर, देखो टावर की हाइट जो है वो BC है, ठीक है, टावर की हाइट कितनी है, BC। एक काम करता हूँ, उसको ईजी करने के लिए मैं x से डिनोट कर देता हूँ, तुम BC लेकर भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। और ये जो है ना ऑब्जर्वर का डिस्टेंस फ्रॉम द टावर, उसको मैं y कर देता हूँ, जस्ट टू मेक इट सिंपल, ऐसा कुछ नहीं है, आप PC लेकर भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द कंप्लीट फिगर, और हमें कहीं ना कहीं प्रूफ करना है हाइट ऑफ द टावर इज़ दिस मच, यानी कहीं ना कहीं हमें x इज इक्वल टू दिस मच प्रूफ करना है, बिकॉज हमने हाइट को लिया है x, सो कहीं ना कहीं हमें दिस इज इक्वल टू x ये प्रूफ करना है, बिकॉज x इज द हाइट ऑफ द टावर एज वी हैव ड्रॉन इन द फिगर, ठीक है। सो कैन वी प्रोसीड? ओके ओके, सो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं ये वाले ट्राइंगल को लेता हूँ, ट्राइंगल ट्राइंगल PBC, ये 90 दिख रहा है हमें, राइट एंगल ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल PBC मैं ये एंगल लूँगा, इसके अपोजिट में ये साइड है BC और एडजेसेंट में है PC, ठीक है। सो मैं क्या लूँगा, tan ऑफ थीटा, यहाँ पे एंगल क्या है, अल्फ़ा है, ओके, tan अल्फ़ा। तो मैं लिख सकता हूँ tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, अपोजिट में क्या है BC जो कि x है, और एडजेसेंट में क्या है PC जो कि y है। तो हमें एक ये रिलेशन मिल गया, दैट tan अल्फ़ा इज x अपॉन y। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? अब एक काम करते हैं, हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं ACP, ये भी देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो अब मैं लेता हूँ, सी एक रिलेशन हमें ये मिल चुका है, ये काम करते हैं, अच्छा ठीक है, चलो इन ट्राइंगल ACP, तो आई एम टेकिंग ट्राइंगल ACP, ठीक है। ACP ध्यान से देखना, ACP में ये पूरी एंगल है, ये पूरी विच इज़ बीटा, और ये एंगल के अपोजिट में ये पूरा साइड है विच इज़ AC, और ये है उसका एडजेसेंट साइड विच इज़ PC, ठीक है। सो मैं लिखूँगा tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू अपोजिट, अब अपोजिट है AC विच इज़ नथिंग बट H प्लस एक्स, आर यू ऑल गेटिंग? सो अपोजिट के जब मैं लिखूँगा H प्लस एक्स अपॉन एडजेसेंट विच इज़ Y, समझ में आ रहा है? तो ये हमें मिल गया दूसरा इक्वेशन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके ही हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, यानी हमें x को सब्जेक्ट बनाना है, x इज इक्वल टू ये प्रूफ करना है हमें। इज दिस क्लियर? सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज, सी कैन आई राइट फ्रॉम हियर दैट tan अल्फा इंटू y tan अल्फा इज इक्वल टू x, देयरफॉर y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई tan अल्फा, ये एक रिलेशन मिल गया हमें, ठीक है। y इज इक्वल टू x tan अल्फा मिल गया। अब तुम दो काम कर सकते हो, या तो y को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, इन दिस इक्वेशन, और व्हाट यू कैन डू इज इसमें भी y को सब्जेक्ट बनाओ, जैसे मैंने यहाँ पे y को सब्जेक्ट बनाया, यू कैन मेक y द सब्जेक्ट हियर ऑल्सो। अब फिर तुम उसको इक्वल कर सकते हो, क्या बोलने का मतलब ये देखो, फ्रॉम दिस सी अगेन आई एम सेइंग y का एक्सप्रेशन मिल चुका है, तो तुम डायरेक्ट इसमें y वैल्यू पुट कर दो, या फिर इसमें भी y को सब्जेक्ट बनाओ। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये अब इस साइड हम जा रहे हैं, ठीक है। सो y इंटू tan बीटा दिस इंटू दिस इज इक्वल टू h प्लस एक्स, राइट।
देयरफॉर y विल बी इक्वल टू h प्लस एक्स डिवाइडेड बाई tan ऑफ बीटा। सी अब ये मुझे दूसरा एक्सप्रेशन मिल गया y के लिए ही। देखो y इज इक्वल टू दिस ऑल्सो, ये भी y की वैल्यू है विच इज x अपॉन tan अल्फा, और ये भी y की वैल्यू है विच इज h प्लस एक्स अपॉन tan बीटा। तो डोंट यू थिंक दिस विल बी इक्वल टू दिस, दिस इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ y, दिस इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ y। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, देयरफॉर x अपॉन tan अल्फा। आर यू ऑल गेटिंग क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? देयरफॉर x अपॉन tan अल्फा, x अपॉन tan अल्फा विल बी इक्वल टू h प्लस एक्स अपॉन tan बीटा, राइट। अब कुछ नहीं करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और हमें x को सब्जेक्ट बनाना है, बिकॉज x इज़ द हाइट ऑफ द टावर। टावर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, इसके ऊपर तो फ्लैग स्टेप था, ठीक है। तो ये हमें BC मतलब x इज इक्वल टू लिखना है, ठीक है। तो अभी काम करता हूँ, मैं सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एंड सी क्या हो जाएगा, x इंटू टैन बीटा। सो आई विल राइट x इंटू टैन बीटा इज इक्वल टू वॉट, टैन अल्फा इंटू h प्लस एक्स इज इक्वल टू टैन अल्फा इंटू h प्लस एक्स। आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ। तो अब क्या हो जाएगा, दिस विल बी लाइक x इंटू टैन बीटा इज इक्वल टू h इंटू टैन अल्फा, h टैन अल्फा लिख देता हूँ, प्लस x इंटू टैन अल्फा यानी x टैन अल्फा लिख देता हूँ, x टैन अल्फा, ठीक है। अब ध्यान रहे कि हमें x को सब्जेक्ट बनाना है, बिकॉज x इज़ द हाइट ऑफ द टावर, तो x इज इक्वल टू लिखना है। तो जो x वाले टर्म्स हैं उसको हम एक साइड कर देते हैं, तो ये वाले x को मैं इधर ला लेता हूँ, और x टैन बीटा माइनस x टैन अल्फा इज इक्वल टू h टैन अल्फा। आर यू गेटिंग, इज इक्वल टू h टैन अल्फा, ठीक है। अब इसमें x कॉमन ले सकते हैं हम, सो x टैन बीटा माइनस टैन अल्फा इज इक्वल टू h टैन अल्फा, राइट। देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट, देयरफॉर x इज इक्वल टू दिस थिंग डिवाइडेड बाय दिस थिंग, यानी कि h टैन अल्फा अपॉन टैन बीटा माइनस टैन अल्फा, एंड दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव। सी x क्या लिया था हमने, x जो है वो हाइट ऑफ द टावर है, सी x इज द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। और हमें x हाइट ऑफ द टावर क्या प्रूव करनी थी, दैट हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू h टैन अल्फा अपॉन टैन बीटा माइनस टैन अल्फा। तो हमने सारे इक्वेशंस को यूज़ करके हमने x का एक्सप्रेशन क्या निकाला, h टैन अल्फा अपॉन टैन बीटा माइनस टैन अल्फा। सो दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन। तो होपफुली आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया, क्या एक्सप्लेन किया, ठीक है। सो एट द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है दैन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और लाइक कीजिए, एंड ऑब्वियसली जितने भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं उनको प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। ओके, थैंक यू वंस अगेन, एंड लेट्स मीट soon in the next video. Okay, so thank you all once again.